गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। तो आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सो इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मीनिंग है, और इसमें लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हम इस टॉपिक से एड्रेस कर सकते हैं। और और इसके अलावा आपको इस रिकॉर्डिंग में बीच बीच में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड होंगे। तो जस्ट हैव अ लुक नाउ। सो फाइनेंशियल सिस्टम इज एक्चुअली financial system is a network of financial institution, markets, financial instruments, and financial services which facilitate the transfer of funds. So we can say कि financial system एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, मार्केट्स का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सेटअप है, जिसकी वजह से फंड्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करता है और चैनलाइज करने का काम करता है, ताकि जिससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो। तो इससे हमें ये पता लगा कि फाइनेंशियल सिस्टम के चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। वो ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। सो ये हमारे चार पिलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। नाउ अब ये करता क्या है, कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक लिंक प्रोवाइड करता है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स, थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो लिंक किसको करता है, सेवर्स को और बोरोवर्स को। सेवर्स कौन है और बोरोवर्स कौन है? सेवर्स वो है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, सो वो सप्लायर ऑफ द फंड्स है। और बोरोवर्स कौन है? जिनके पास पैसा कम है बट उन्हें दे आर रिक्वायरिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग देम एंड फॉर अदर काइंड ऑफ यूसेज पर्पस। सो सेवर्स कौन है? सप्लायर ऑफ द फंड्स। एंड बोरोवर्स कौन है? डिमांडर ऑफ द फंड्स, दोज हु आर डेफिशिएंट यूनिट। सो सेवर्स को हम कहते हैं सरप्लस यूनिट एंड बोरोवर्स को हम कहते हैं डेफिशिएंट यूनिट्स। सो इन दोनों में फंड्स को फ्लो करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। किनके थ्रू करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। सो ये देखो, जो कि मैंने बताया कि सेवर्स कौन होते हैं। सो सेवर्स क्या है? लेंडर, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, तो वो या तो बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट वेन्यू के थ्रू वो अपना पैसा जमा कराएंगे। और बोरवर्स कौन है? डिमांडर ऑफ द फंड्स, वो बैंक से लोन लेंगे या फिर कैपिटल मार्केट के थ्रू मनी को इकट्ठा करेंगे, मनी मार्केट के थ्रू इकट्ठा करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह के फंड्स हैं, दोनों तरह के यूनिट्स हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। देखो, ये हमारा क्या है? सरप्लस यूनिट है, सरप्लस यूनिट, एंड दिस इज डेफिशिएंट यूनिट्स। सो सरप्लस यूनिट में भी हमारे पास गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, फर्म भी आ सकता है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। इन द सेम वे पैसों की जरूरत किस किस को है? गवर्नमेंट को भी है, हाउस होल्ड को भी है, फर्म को भी है, नॉन रेजिडेंट को भी है, फॉरेनर को भी है। तो ये दोनों बोरोवर भी में भी हो सकती है कैटेगरीज, और सेवर में भी हो सकती है। अब देखो फंड्स कैसे फ्लो करते हैं। फंड्स कैसे फ्लो करते हैं? ये फंड्स, सपोज आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप सरप्लस यूनिट में हो, आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे और अपना पैसा बैंक को जमा कराओगे। अब बैंक उस पैसे को किसको देगा? डेफिसिट यूनिट को। तो इस तरह के फ्लो फंड्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट फ्लो फंड। व्हाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट फ्लो फंड्स? क्योंकि जो पैसा सप्लायर का, सेवर का बैंक में गया, अब बैंक उसको कैसे यूज करता है, किसको देता है, दैट इज नॉट इन्फॉर्म टू दी सप्लायर ऑफ दी मनी। तो आपका पैसा सपोज आप बैंक में जमा करा के आते हो, तो आपको नहीं पता
कि अल्टीमेट यूजर कौन है उसका. So that's why we call as it as a indirect flow of funds. So in the same way, suppose there is a financial market second. So if you are directly investing your money through financial market, that is capital market or money market. So it means you are directly giving your money to the company who is the ultimate user, of your funds. So it means you know who is the user of your fund. So that flow of fund is known as direct flow of funds. So direct flow of funds is happen through financial markets, and indirect flow of funds happen through financial intermediaries. Financial intermediaries means banks, insurance companies, and any other. So this is how the flow of funds happened. Now we are going to, now you are required to answer these questions. First is, which type of market or intermediaries facilitate the flow of funds? So that is, which of the following facilitate the direct finance or direct flow of funds? So you need to identify any one. This is financial instrument, market, banks, or any other. So here, financial intermediaries or financial market. So financial market is the right answer. Who is the direct facilitate the direct flow fund? That happen through financial markets. Okay. Now we are coming on the components of financial institution. So here in this picture you can access that component include financial institution, financial market, financial instrument, and financial services. So in financial institution, we have first of all two type of financial institution. One is banking institution, second is non-banking institution. So under banking institution, we have commercial banks, cooperative banks. So under commercial bank, that is further categorized into public sector bank, private sector bank, regional rural banks, foreign banks. And non-banking financial institution, you can find out here. We have two categories, that is organized financial institution and unorganized financial institution. Now coming upon the second point, financial market. Financial market is, which is divided into here as per this picture, having two meaning, money market and capital market. So money market have certain type of instruments to be dealt into this. In the same way, capital market is also having such instrument. So then financial instruments, and last financial services, which can be fund based and fee based. Now one by one we start explaining all these points. So here, financial institution. What do we mean by financial institution? So in simple word, we can say financial institutions are those financial intermediaries which can provide a link between the surplus unit and deficit unit. So it provide a act as an intermediary. So it is a linkage between the surplus unit and deficit unit, and these can be for profit and for non-profit making. Like you can take an example, banks are the examples of financial institution, insurance companies, mutual fund houses, and NBFCs. Now coming upon the second part, that is financial institutions, what kind of services they are rendering. So financial institution are rendering different type of services, like they can provide you loan, they can help you in checks and locker facility and certain other compensatory function, any other investment functions. So they are facilitate the flow of funds from surplus unit to the deficit unit through certain different methods.
Now, स्लाइड शो आ गया है। now coming upon the types of financial institution, that is banking institution and non-banking institution. So let us see what is banking institution and non-banking institution. Banking institution are registered under RBI Act and having full banking license, whereas non-banking financial institutions are those which are registered as a NBFCs. They don't have full banking license. Like bank can perform certain type of functions: primary functions, secondary function, and tertiary function. In primary functions, bank will accept deposit, lend, loan. Okay, and in secondary functions, provide check facility on the basis on behalf of other, they can do other certain things. And in tertiary function, issue gift check and locker facility. So certain type of functions are provided by banking institution. However, non-banking financial institutions are not having full banking license, although these NBFCs are categorized into two type: NBFC and D and NBFC D. NBFC and D. So what do we mean by this NBFC and D? ND means non-deposit taking. So means RBI is prohibiting them to accept deposit from the public. So they can't accept deposit like other general banks can accept deposit from the public in saving account, in current account, and in any other account. But NBFCs and Ds are not allowed to accept deposit. ND means not allowed to accept deposit. And the second category is NBFC-D. So NBFC-D means which are allowed to accept deposit. So there are certain categories, and so which can be divided. Like one more example I would like to give you. Here insurance companies are there. Insurance companies are example of NBFIs. Okay, like mutual fund houses, and there are certain other example like Muthoot Finance is there. So NBFC can be categorized as asset finance company, leasing companies, loan companies. So different type of companies which are providing financial assistance through certain ways can be categorized as NBFCs. I think the primary meaning would be clear to you. Now we are moving toward another point. Let us see about the financial markets. Now, what do we mean by financial market? Financial markets are those institutional arrangements which are dealing in financial assets, credit instruments like checks, bank deposit bills. So it is a marketplace which means it is a marketplace which helps in creating and trading of financial assets, financial instruments. Like it is not a marketplace where two people met physically. So it is a marketplace where two units, one is surplus unit, one is deficit unit, can met through internet or through any other sort, but it is not like any physical market. So it we can simply categorize financial market which facilitate the creation and trading of financial assets. It is categorized into two types: capital market and money market. इन अ सिंपल वे, कैपिटल मार्केट कौन सी है? जो आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरे करती है. लॉन्ग टर्म नीड मीन 1 साल से ज्यादा अगर आपको पैसा चाहिए, देन यू कैन गो विद कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट
which meet your short term financial needs. Short term financial need means आपको जो पैसा चाहिए 1 साल से कम के लिए, then you can go and find the suitable financial instruments of money market. So this is how we can have a simple categorization of financial market here. Now coming upon the financial instruments, this is very important, and many of the student remain confused even after reading all these chapter. So financial instrument होते क्या? Financial instrument एक डॉक्यूमेंट है, या फिर आप उसे कह सकते हो वो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक के लिए ये असेट है और दूसरे के लिए ये लाइबिलिटी है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? एक एविडेंस है जो कि ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी के लिए, और दूसरी पार्टी के लिए वो डेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उनकी सेटलमेंट होती है। सो ये इसको हम एज अ वर्चुअल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, हम इसे को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी कह सकते हैं जिसके थ्रू हम इनको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव. लेट अस just clear them one by one. So here a big picture of financial instruments type are given. So on the basis of asset class की डेट की क्लासिफिकेशन में आएगा, लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है, इक्विटी है, या फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के टाइप के बेसिस पे, या वो सिक्योरिटी है, या वो कैश है, या वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है, या फिर ओवर द काउंटर, ओटीसी मींस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, वो लोन भी हो सकता है, वो कोई मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब ये एक क्लासिफिकेशन है जो इसे डिवाइड कर रही है कि असेट के बेस, अगर हम असेट की क्लासिफिकेशन के बेस पे करें तो हम उसे डेट, लॉन्ग टर्म डेट में क्वालिफाई करेंगे, और उसके बेस पे इंस्ट्रूमेंट का कौन सा टाइप है। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डेट में कौन से आते हैं? बॉन्ड्स, जिनकी मेच्योरिटी टर्म 1 साल से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, और शॉर्ट टर्म डेट में कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। और इक्विटी में कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं? शेयर। सो बॉन्ड्स भी सिक्योरिटी है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर भी सिक्योरिटी है जो कि शॉर्ट टर्म डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और शेयर भी आपकी सिक्योरिटी है जो कि इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट, कैश में कौन सा डेट है जो लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करता है? ये है लोन। ठीक है, और शॉर्ट टर्म डेट को कौन सा कैश रिप्रेजेंट करता है? जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या फिर डिपॉजिट्स। ठीक है, कैश कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए इसलिए इक्विटी क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है, तो इस यहाँ पे हम एनए देखेंगे। तो कैश फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी होता है। ठीक है, कैश फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है। तो स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज हम कैश की कैटेगरी में रखेंगे। और इसके साथ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मींस बॉन्ड, फ्यूचर या ऑप्शन। बॉन्ड, फ्यूचर, ऑप्शन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही डील किए जा सकते हैं। ठीक है, और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव किन्हें कहा गया? जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील होना जरूरी नहीं है, तो वो बिटवीन टू पार्टीज किसी भी प्लेस पे वो कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वो है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट को कौन से एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्ड्स। ठीक है, और शॉर्ट टर्म को इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और इक्विटी को वो ऑप्शन जो कि स्टॉक, इक्विटी और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। और फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है। तो हम इसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
कैश भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज भी होती हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज ट्रेडेड या ओवर द काउंटर ट्रेडेड डेरिवेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 कैटेगरीज मिल गई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। पहला कैश, कैश में लोन आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, या फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट वाले आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आते हैं, शेयर्स आते हैं, और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में बॉन्ड्स, फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर। और ओवर द काउंटर में इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, फ्लोर, एक्सोटिक डेरिवेटिव। शॉर्ट टर्म डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में हमारे पास है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, और इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी स्वैप्स, और इक्विटी में ऑप्शन ऑन स्टॉक एंड एक्सोटिक डेरिवेटिव। सो ये क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि यहाँ पे भी हमने बताई है। डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, या फिर कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम ऑफ सम डेट टेकन, एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट शो करते हैं दैट इट इज ऑब्लिगेट द इशूअर दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स to pay the holder an amount equal to the amount if there is any profit earned by the company. So equity represent करते हैं ownership rights को, debt represent करते हैं creditors rights को। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने इसे 3 आगे डिवाइड किया, प्राइमरी, डेरिवेटिव और कॉम्बिनेशन। उन्हीं सारे टाइप्स को हमने प्राइमरी, डेरिवेटिव एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी डिवाइड करके हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे लास्ट है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? देखो, बैंक जो प्रोवाइड करते हैं आपको लोन फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, चेक्स फैसिलिटी, बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, या इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं जिसमें आपको कंपनसेट करती हैं। ठीक है, सो ये सारी क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, सो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट and services offered by the institution, financial institution, like banks, like any other institutions. So now we stock exchange, brokers, and any other insurance companies, mutual fund houses, merchant banker. So whatever services are provided by merchant banker, banks, portfolio managers, insurance companies, mutual fund houses, these are financial services. Leasing companies, forfeiting companies, discounting house. So these are financial institutions which provide certain services. Those services are known as financial services. Money से related, देखो financial क्या, money से related जो भी services है, ठीक है, तो वो financial services है। अब आइए types of financial services. One is fund based and another is नॉन फंड बेस्ड। देखो, फंड बेस्ड मीन्स जहां पर कुछ ना कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, असेट बेस कहते हैं, या फिर असेट के बदले में हम पैसा ले रहे हैं, या फिर हम कुछ फंड एक्सचेंज कर रहे हैं, बिग अमाउंट ऑफ फंड्स, तो इसलिए इसका नाम है फंड बेस्ड या असेट बेस्ड। और सेकंड कैटेगरी है नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड या फिर फी बेस्ड या फिर एडवाइजरी बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड किसे कहते हैं? जिसमें सपोज मैं हूँ सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर सर्विस टेकर। मैं आपको कोई पैसा नहीं दे रही, मैं आपको पैसे से रिलेटेड एडवाइस दे रही हूँ। सपोज आई एम अ सीए, आई एम एडवाइजिंग यू हाउ यू कैन सेव योर टैक्स। मनी से रिलेटेड सर्विस दे रही हूँ, पैसा तो नहीं दे रही ना। तो ये क्या है? नॉन फंड बेस है। और इसके लिए मैं आपसे क्या चार्ज करूंगी? फीस। तो नॉन फंड बेस में जो सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस टेकर है, वो आपस में कोई पैसे नहीं एक्सचेंज कर रहे। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कुछ एडवाइस दे रहा है या कुछ ऐसी उसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बदले में कुछ फी चार्ज कर रहा है। ठीक है, जो क्लाइंट के बिहाफ पे
सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ एडवाइस दे रहा है, उसके लिए कुछ फी चार्ज कर रहा है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में नॉन फंड बेस है। नॉन फंड बेस मतलब कोई डायरेक्ट फुल बिग अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज नहीं हो रही। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एक एडवाइस दे सकता है टैक्स प्लानिंग करने के बिहाफ में, या इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड, या मनी मार्केट में कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से कंपनीज कैसे फंड्स रेज कर सकती हैं। तो ये सारी एडवाइस देने के बदले में कुछ फी चार्ज करता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन फंड बेस या फी बेस्ड और एडवाइजरी बेस्ड। ठीक है, तो ये उसके कुछ आगे एग्जाम्पल है। तो फंड बेस्ड में हमारे पास आता है लीजिंग, क्योंकि इसमें एसेट इन्वॉल्व है। ठीक है, हायर परचेस एसेट इन्वॉल्व है, फैक्टरिंग पैसा इन्वॉल्व है, म्यूचुअल फंड पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फंड बेस में या फंड इन्वॉल्व होते हैं या एसेट इन्वॉल्व होती है। बिल डिस्काउंटिंग पैसा इन्वॉल्व है, क्रेडिट फाइनेंस क्या लोन मिल रहा है आपको, हाउसिंग फाइनेंस क्या आपको लोन मिल रहा है घर घर लेने के बदले में। ठीक है, तो ये होगी फंड बेस। अब फी बेस्ड क्या, देखो फी बेस में आता है इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट मीन्स आपको एडवाइस दे रहा है वो कि आप कंपनीज कैसे मनी फंड्स रेज कर सकती हैं डिफरेंट मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि ये इसमें दे आर एडवाइजिंग यू हाउ यू कैन invest your funds and where what are the good avenues for your investment where you can able to earn good return. So portfolio management is this, corporate counseling, merchant banking, credit rating, stock broking, debt and capital restructuring. So all these services will explained by you in the upcoming videos one by one, and we just have a overlook of all these things. So these are some examples of types of financial services. Now you are required to answer one poll question. Which one of the following is not the financial instrument dealt in the money market? Next, which of the following is the fee-based financial services? Okay, so you need to remember whatever has been taught to you and then answer. Now on the basis of these, I would like to tell you what type of question can be asked to you where you can put all these things whatever have been taught to you. So it can be, these kind of question can be asked where you need to put the meaning and the component of financial system. Thank you so much everyone. Keep watching, and if you like, please like, subscribe the video. Thank you so much.